रिसेंटली आप लोगों को कर्नाटका में कलबुर्गी शहर में पीएसआई का एग्ज़ाम्स के स्कैम्स देखने को मिला है। ये एक स्कैम जो है एग्ज़ाम का स्कैम है, जहाँ पे जो पीएसआई के रिक्रूटमेंट होने वाले थे, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट खाली थे वहाँ पे उसको फिलफ़िल करने के लिए एग्ज़ाम होता है पीएसआई एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में जो है ना बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, यानी कि जो भी बच्चे मतलब पढ़ के नहीं आते हैं पैसे लेकर उनसे जो है ना चीटिंग करवाई जाती है। तो इस तरीके का जो कलबुर्गी में जो है ना एक सीन देखने को मिला है। मैं उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा कि कौन ये स्कैम किया है, किस तरीके से किया है और कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है कौन कौन शामिल है और सभी लोगों के अरेस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि सीआईडी इसमें इन्वॉल्व है। डायरेक्टली सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करके सभी लोगों को अरेस्ट कर रही है और मैक्सिमम जो लोग भी इसके स्कैम में इन्वॉल्व हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये स्कैम्स होते कैसे हैं और क्या सिर्फ पीएसआई में ही ये स्कैम इन्वॉल्व है या फिर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये स्कैम इन्वॉल्व है। तो आज की इस वीडियो में पूरा इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। जैसे कि हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में हर एक जगह में जो जो पोस्ट खाली होते हैं तो वो पोस्ट के लिए जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिक्रूटमेंट नोटिस छोड़ती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो है ना ये वाले सेक्टर में जो है ना इतने पोजीशंस बनेंगे, इतने पोस्ट खाली हैं। मतलब जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं तो वो लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब क्या होता है, जो भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं यानी कि उस क्राइटेरिया को, उस पोस्ट को मीट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिक्रूट करने का जो प्रोसीजर होता है वो होता है पहले इनिशियल एग्ज़ाम लेते हैं, दूसरा जो है सेकेंड में इंटरव्यू लेते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल में ये पीएसआई स्कैम हुआ कैसे। पीएसआई में भी जो है ना एक आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे एक सवाल के 4 आंसर्स होते हैं, वहाँ पे आपको टिक करना होता है। अब जो लोग पढ़ के नहीं आते हैं, पैसे दबा के देते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र होता है अलग से, जो कि इलीगल है ये सब कुछ। वो लोगों के लिए क्या किया जाता है, उनको एक चीज़ बोली जाती है, जहाँ पे वो लोग जो है ना जितने आंसर करेक्ट आते हैं, यानी कि एक आंसर आने दो, 2 आंसर आने दो, उसी आंसर को टिक करना होता है। बाकी के पूरे आंसर्स को उनको खाली छोड़ के जो है ना ऐसे ही आने के लिए बोला जाता है। जो लोग भी पैसे खाए हुए होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनकी शीट लेकर उसमें करेक्ट आंसर को फिल कर देते हैं। अब उस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है, उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। अब ये पीएसआई एग्ज़ाम में क्या हुआ, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे सभी लोगों को अपनी ओएमआर शीट का जेरॉक्स लेकर आना होता है, जो कि 2 कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है और एक जो एग्ज़ाम लेते हैं उनकी कॉपी होती है। स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट के पास होती है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चा जितना टिक करके दिया होता है, यानी कि वो जो बच्चा पैसे देकर कम टिक करके गया था, उसकी ओएमआर शीट में कम टिक ही रहेंगे। तो उसी शीट को जो है ना दूसरे बच्चे देखकर एकदम डाउट हो गया उनको कि कैसे इतने ही टिक करने पर वो सिलेक्शन हो गया। तो ये मैटर को वो लोग जो है ना आगे एक्सेलेरेट कर देते हैं। तब जाके इस पे जो है ना एक सीआईडी की जो है ना एक टीम बुलाई जाती है, तो सीआईडी को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब पता चलता है ये सारा जो है ना स्कैम हुआ था। जहाँ तक स्कैम्स की बात है, सिर्फ पीएसआई एग्ज़ाम्स में ही स्कैम्स नहीं होते हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसमें भी चीटिंग होती है। जहाँ पे बड़े एग्ज़ाम्स की, बड़े पोस्ट की बात होती है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, रिसेंटली भी 2019-20 में जो है ना एक पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम्स हुआ था। मैंने भी वो एग्ज़ाम को अटेंड किया था, जहाँ पे एग्ज़ाम्स होने के तुरंत बाद, रिजल्ट से पहले ही उसको कोर्ट केस हुआ था उसके ऊपर, और वो एग्ज़ाम्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब कि वो एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया था। ये क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि सारे जो सीट्स थे वो एग्ज़ाम्स लिखने से पहले ही ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे। मतलब जो बच्चे पैसे देकर लेने वाले सीट, ऑलरेडी वो लोग पूरी सारे सीट्स ले चुके थे, और जो भी एग्ज़ाम्स अभी बच्चे दे रहे थे, जो पढ़ लिख के मेहनत करके दे रहे थे, वो सारी चीज़ पानी में जाने वाली। तो इसी वजह से जो है ना कोर्ट ने वो सारे एग्ज़ाम्स जो बच्चे दिए थे उसको सारा कैंसिल करके फिर नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे उस एग्ज़ाम को नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर दिया गया था। अब ये तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, लेकिन इससे 1 साल 2 साल पहले की मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा एक दोस्त एग्ज़ाम देने गया था, जहाँ पे मैंने भी उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा था। मेरा सेंटर अलग था, उसका सेंटर अलग था। वो जो दोस्त मेरा जो एग्ज़ाम देने गया था सेंटर में, उसके बगल में बाजू ही में एक लड़की का भी एग्ज़ाम था, मतलब वो भी एक लड़की एग्ज़ाम देने भी आई थी। उसने नोटिस किया कि वो लड़की सिर्फ खामोश बैठी है, मतलब कोई भी टिक नहीं कर रही है मैक्सिमम। जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब 10-15 मिनट बचते हैं, जब उसने देखा उसकी ओएमआर शीट में, तो देखा कि उसने कम से कम एक 4, 5, 10 आंसर के अंदर ही टिक करके रखा था, बाकी कोई भी चीज़ टिक नहीं करके रखा था। अब उसको हुआ डाउट, लेकिन ये डाउट होना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ के जाते हैं तो हम मैक्सिमम आंसर टिक करके आते हैं,
लेकिन जब हम पढ़ के नहीं जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पूरे आंसर टिक करके आते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हम नहीं पढ़े हैं, खाली छोड़ के आए तो भी फेल होंगे, तो इसलिए हम टिक तो करते हैं, तुक्के से क्या है कुछ पास हो जाए तो हो सकते हैं, तो ये सोच के जो है ना मैक्सिमम बच्चे टिक कर देते हैं। लेकिन वो बच्ची जो गर्ल, वो जो मेरे दोस्त के बगल में आई थी, उसने कोई आंसर को टिक नहीं किया था, एक 8-10 आंसर को छोड़ के। तो वहाँ पे उसको डाउट होता है, तो वो क्या करता है, उस बच्ची का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हॉल टिकट नंबर, वो अपने कहीं छुपा के जो है ना एक नोट कर लेके आ जाता है। तो वो सारी चीज़ वो आके हमको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। जब हमने सिलेक्शन लिस्ट छोड़ी, मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो उनकी लिस्ट छोड़ी जाती है बाद में, तो वो लिस्ट में जब हमने सर्च किया तो वो बच्ची का नाम भी उस लिस्ट में आया हुआ था। ये चीज़ देख के तब हमको ये हुआ कि ये एग्ज़ाम्स में भी चीटिंग हो सकती है। उससे पहले हम लोग सोचते थे कि ऐसे एग्ज़ाम्स में चीटिंग नहीं हो सकती मैक्सिमम, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना हमको जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट मोड में लिया जाता है, किसी को चीटिंग नहीं करने दिया जाता है। ऑनलाइन स्कैम, मतलब ऑनलाइन जो है ना ये चीज़ स्कैन होती है पेपर, सारे पेपर्स, और तो एग्ज़ाम चीटिंग होने के चांसेस नहीं होते हैं। यही समझ के हम लोग बैठे थे। जब हमने रिज़ल्ट देखा तो हमको भी समझ में आया कि हर एग्ज़ाम्स में चीटिंग होती है। तो जब भी इस तरीके के स्कैम्स वगैरह होते हैं, चीटिंग वगैरह होती है, इसमें जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ के जाते हैं उनका नुकसान होता है। पिछले टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ मैक्सिमम जो बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी पीछे की वजह भी वही है, जो बच्चे पैसे देकर सीट लेते हैं और जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो सीट बेचते हैं पैसे लेकर। अगर इन स्कैमों को रोकना है तो गवर्नमेंट को कुछ बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो कल के दिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा, और जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो सेलेक्ट होंगे ही नहीं, जो पैसे देकर सेलेक्ट होंगे जाहिर सी बात है वो काम करेंगे नहीं। तो अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो देश होता है, हमारा स्टेट होता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे एग्ज़ाम्स के स्कैम्स को रोकिए, कुछ एक नया सिस्टम बनाइए इसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको रोकना। अगर इसको नहीं रोकते हैं तो आगे जाके ऐसे लोग अगर भर्ती होते हैं तो आगे जाके कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। तो होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।